Hello friends, welcome to our exam B. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर अभी आप हमें स्ट्रैटेजी बताएं। तो आज ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रैटेजी वाला होने वाला है। आपको अगर माइक्रो लेवल का स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे मैसेज में वैसे बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का माइक्रो स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा, इसके बेस पे आप आपका खुद का प्लान बना सकते हो। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन यह है कि इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम इन 90 डेज। तो ये टाइटल है। और कुछ लोगों को ये सवाल भी आ सकता है कि ये 90 डेज अभी बाकी है, ये आपको किसने बताया। तो हम ये देखते हैं कि कौन से बेसिस पे मैंने ये 90 डेज कंसिडर किए हैं। लास्ट ईयर भी मैंने एक 75 डेज वाला वीडियो बनाया था एंड डेट तो आपको पता है कि मैं आपको एग्जैक्ट डेट देने का 99% ट्राई करता हूँ। कभी कभी उसमें चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन आज के डेट के हिसाब से आज का जो हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारे पास 90 डेज है। मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 90 डेज हमारे पास कैसे हैं। तो अभी के हिसाब से हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 का, तो हम ये 90 डेज मैंने जो कहा है क्रैक करने का, वो हम फेज़ 1 की बात करें क्योंकि फेज़ 1 ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। क्योंकि 1,50,000 लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से नियर अबाउट 1 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं एंड इसमें से 3,000 लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। यानी कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से सिर्फ 2% लोग ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। और ये क्रैक करना क्यों मुश्किल है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर कितने लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया था, नियर अबाउट 3,000। ठीक है, उसके पिछले साल नियर अबाउट 2,500, उसके पहले पिछले साल 2,500। तो आप पकड़ लीजिए ये नियर अबाउट 8,000 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी ये एग्ज़ाम एक बार क्रैक किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि और कंपटीशन कहाँ से होता है। अगर आप देखेंगे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करने वाले एवरी ईयर नियर अबाउट 10,000 लोग होते हैं। ठीक है, 10,000 में से हम पकड़ेंगे कि आरबीआई का तैयारी करने वाले 3,000 लोग हैं और करते हैं 3,000, उसके पिछले साल वाले 3,000, उसके पिछले साल वाले 3,000, तो ये हो गए 9,000 लोग कि जो यूपीएससी एंड आरबीआई का प्रिपरेशन साथ में करते हैं। इसमें से ये भी कंबाइन हो सकता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए उसको अलग अलग पकड़ते हैं। इसके बाद कुछ लोग एसएससी करने वाले होते हैं। एसएससी करने वाले लोग तो लाखों में होते हैं, उसमें से हम कुछ परसेंटेज लोग पकड़ लेते हैं कि 10,000 लोग जो है जो आरबीआई का एग्ज़ाम दे देते हैं। मतलब ऐसा ही देते हैं कि उनका कोई मन नहीं रहता कि क्रैक करने का, लेकिन दे देते हैं। उसके बाद एक 10,000 लोग ऐसे रहेंगे कि जो कैट का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से फिर साइड बाय साइड एक प्लान बी करके वो एग्ज़ाम देते। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये हो गए 27,000 लोग। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये इसमें से काफ़ी डुप्लीकेशन हो गया है, तो हम इसमें से सिर्फ 10,000 पकड़ लेंगे कि 10,000 लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है और इनका वो लेवल है कि वो क्रैक कर सकते हैं। तो आप पकड़िए ये 10,000 में से ये 3,000 लोग पास होने वाले, यानी कि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टाइट है। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि एवरी ईयर वो आरबीआई का प्रीलिम एग्जाम निकाल लेते हैं, कभी मेंस तक मेंस क्लियर करते हैं, कभी इंटरव्यू देते हैं, कभी नहीं देते। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 लोग जो बहुत अच्छी तरीके से रेडी है आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स निकालने के लिए। तो मैंने आपको एक कंपटीशन का अंदाज़ा दिया है, और ये कंपटीशन का अंदाज मैंने इसलिए नहीं दिया कि आप डर जाए, इसलिए दिया कि आपको एक रियलिटी पता चले कि कंपटीशन कितना है। और मैं एवरी ईयर क्यों कहता हूँ कि फेज़ 1 पे फोकस कीजिए, फेज़ 1 पे फोकस कीजिए, फेज़ 1 पे फोकस कीजिए, वो इसलिए क्योंकि वही क्रिशल है। 2% में आना ये बहुत डिफिकल्ट बात है, और इसके बाद भी जो मेंस का पढ़ाई करना पॉसिबल है। लेकिन मैं इसमें स्ट्रेटेजी बता दूंगा। अभी हमारे पास 90 डेज है तो सफिशिएंट है, हम साइमल्टेनियसली फेज़ 1 फेज़ 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो हम आते हैं हमारे डेट पे, 28 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। तो अभी मान लीजिए फरवरी का आज 25 फरवरी है, तो 25 डेट हमने छोड़ दी। तो फरवरी में 3 दिन है, मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 है, और ये मई के आपके 27। ठीक है, तो ये पकड़ेंगे तो आपके 91 डेज होते हैं। तो आप ये एक दिन छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास 90 डेज है। ठीक है, 90 डेज है क्या है। तो अगर कुछ चेंजेस होता है नोटिफिकेशन मैं हूँ बताने के लिए, आपको उस पर किसी को XYZ किसी को भी पूछना, मतलब आप उसको आपको छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या है, अननेसेसरी उसी चक्कर में आपने देख लिया होगा, अभी लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 6 मार्च को,
और अभी अगला 6 मार्च आने लगा है, इस टाइम में आपने खुद को पूछिए आप कितना पढ़ाई किया। तो ये नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट, ये बात आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन 99% लोग 99% टाइम उसी बात को लेके अटके होते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। तो ये मैंने स्टेप्स में बताया आपको। स्टेप नंबर 1 क्या है? प्रीवियस 6 ईयर्स फेज 1 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है आपको, यानी कि आपको पहले पेपर देना है वो। और पेपर कहाँ देना है? हमारे वेबसाइट पे है, मैं आपको एंड में बता दूंगा, उसकी लिंक भी दे दूंगा। आपको क्या करना है? पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर देने हैं, सिर्फ क्यूआरई सेक्शन देना है, क्योंकि 2015 का जीए दे के कोई फायदा नहीं है आज। तो जीए छोड़ दो, सिर्फ क्वांट इंग्लिश रीजनिंग, क्योंकि क्वांट इंग्लिश रीजनिंग स्टैटिक होता है। आपको आपका क्वांट का एनालिसिस है, रीजनिंग का है, उसके बाद इंग्लिश का है, ये आपका लेवल जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये 6 पेपर देना है आपको। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पे क्या हो सकता है? आपने पेपर दिया, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सेक्शनल कट ऑफ निकल गए एवरी ईयर के, मतलब 2015, 16, 17, 18, 19 एंड 21, 6 पेपर है हमारे पास। सारे सेक्शन के, सारे की क्यू, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग के 6 साल के आपके सेक्शनल कट ऑफ निकल गए एवरी ईयर, तीनों सेक्शन के, यानी कि 18 सेक्शनल कट ऑफ आपके निकल गए। तो आप एक अच्छे सिचुएशन में हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फोकस ऑन ईएसआई, जीए एंड फाइनेंस, ठीक है। ये आगे कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, ये फोकस करना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कट ऑफ किसी सेक्शन का 1 बार नहीं क्लियर हुआ, 2 बार नहीं क्लियर हुआ, 3 बार नहीं क्लियर हुआ। आप इस रेंज में आते हैं तो आपको क्या करना है? जीए पे फोकस करना है, एंड जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है, जहां पर आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला है, उस पर फोकस करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका 4 या 5 या 6 बार पर्टिकुलर सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला है, तो आपको बस उसी सेक्शन पे फोकस करना है। आपको उसी सेक्शन पे फोकस करना है। जैसे मान लीजिए किसी का क्वांट का कट ऑफ 4 बार क्लियर नहीं हुआ, तो आपको क्वांट सेक्शन ही लेके बैठना है कम से कम अगले 20 दिन। क्योंकि अगर आपको कोई फायदा नहीं आगे पढ़ के, क्योंकि अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला तो आपका प्रीलिम्स गया। तो इसलिए पहले क्या करना है? आपको नॉर्मल लेवल पे आना है, पहले आपको ये करना है। अभी थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया कि आइडेंटिफाई एनी गुड मेंटर और एनी कोर्स, ठीक है। अगर आपके पास 1 साल होता तो मैं आपको खुद सेल्फ स्टडी का प्लान बता सकता था, लेकिन अभी क्या है, हमारे पास टाइम कम है। तो आपके पास एक कोई मेंटर चाहिए। कोई भी मेंटर हो सकता है कि जिसने एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंचा है वो, या फिर कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि जो आपके लिए अवेलेबल हो, आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व करे। या फिर आप कोई भी एक रेडीमेड कोर्स ज्वाइन करो। मार्केट में आई थिंक 4-5 के आसपास कोर्सेस हैं, और वो आपको खुद को एनालाइज करना है। आप मुझे मत पूछिए, आप किसी XYZ पर्सन को मत पूछिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डिसाइड विच कोर्स इज सुटेबल फॉर यू, ठीक है। और कैसे करना है? यूट्यूब चैनल है, हर जो कोर्स प्रोवाइडर उनके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइए, वीडियो देखिए, उनका अंडरस्टैंडिंग देखिए, वो कैसे पढ़ाते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है नहीं मिलता, इसके बेसिस पे आपको ये खुद डिसाइड करना है, ठीक है। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन थोड़ा सा बायस हो सकता है, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ मेंटर एंड आई एम अ कोर्स प्रोवाइडर, ठीक है। मैं कोर्स प्रोवाइडर हूँ तो मैं कहूँगा यार मैं ही अच्छा हूँ, तो मेरा जो व्यू होगा वो बायस्ड होगा। तो आपको आपके हिसाब से देखना चाहिए, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं, सामने वाला जो गाइड करने वाला वो उतना नॉलेजेबल है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। फिर उसके बाद का जो जर्नी है वो आपको मेंटर बताएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये कोई ऐसी जेनेरिक ये नहीं है कि ऐसा किया तो हो जाएगा, लेकिन ये पहले करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, एंड देन यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दी गाइडेंस अवेलेबल फ्रॉम दी मेंटर, ठीक है। ये आपको आगे का स्टेप करना है। अभी क्या अवॉइड करना है इसमें? नोटिफिकेशन का डेट कब है ये पूछना अवॉइड करना है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है। और अगर कोई चेंजेस हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो मुझे क्या करते हैं लोग, फिर से पूछते हैं सर ये मतलब कब होगा। देखो जैसे ही मुझे पता चलेगा ना, मैं विद इन 15 सेकंड वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ। मुझे मेरे पास रखने में कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अगर चेंज होता भी है तो मैं बता दूंगा आपको। तो आपको इस पर आपका दिमाग का कुछ एरिया ब्लॉक करना आपको बंद करना चाहिए। एग्ज़ाम डेट कब है, नोटिफिकेशन कब आएगा, डेट कब होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
तो एट प्रेजेंट 99% यही रहने वाला है। अगर चेंज होगा तो मैं बता दूंगा और प्लान भी चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी से उसके बारे में सोच के आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद विच कोर्स टू ज्वाइन, ये आपको किसी को नहीं पूछना है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला आपको पता नहीं है। अगर वो पेड भी लोग हो सकते हैं, पेड यानी कि कुछ लोग ऐसे होते कि जो मतलब जिनको पैसा दिया जाता है और जो मार्केट में ऐसे न्यूज़ फैलाते हैं कि ये कोर्स ज्वाइन करो, ये कोर्स अच्छा है, तो आपको पता नहीं सामने वाला का व्यू जेन्यून है या उसको किसी ने पैसे दिए हैं उसकी पब्लिसिटी करने के लिए। तो आपको खुद जानना है। और अगर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते खुद कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है, तो फिर आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि यार वेदर यू आर मीन्स अप्रोप्रिएट पर्सन टू अपॉइंटेड एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और मैनेजर, मतलब आप उस पोजीशन पे बैठ सकने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते तो आरबीआई में जाने के बाद आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं। तो ये छोटा डिसीजन मुझे लगता है आपको लेते आना चाहिए खुद के इंटेलिजेंस के बेसिस पे। एंड टाइम पास मत कीजिए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लोग आते हैं और आपको पता है सोशल मीडिया स्पेसिफिकली टेलीग्राम पे लोग बहुत टाइम पास करते हैं कि जहाँ पर 70 to 80% का प्रोफाइल वहाँ पर फेक है। आपको पता नहीं सामने वाला पर्सन कौन है, तो ऐसे पर्सन से आप क्यों गाइडेंस ले रहे हो। सबसे अच्छा है, अगर अभी देख लीजिए अभी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू हो गई है, अगर आपके पास है ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, आप वहाँ पे जाके उस सर या मैडम से गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है, इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे पास सेक्शंस है फेज़ 1 के, जीए है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट के, इसका ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि किस ऑर्डर में इसको हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जीए का इंपॉर्टेंस ओवरऑल एग्जाम में मोर देन 50% है। मोर देन 50%, मैं पकड़ता हूँ 60% इसका इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली 40% तो है इसका वेटेज मार्क्स के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल जो एग्जाम प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, ये सारा पकड़ेंगे तो 60 to 70% जीए का वेटेज है। क्यों? क्योंकि जीए आपको प्रीलिम्स में जीए लगने वाला है। ईएसआई अभी अगर आप देखेंगे इट इज़ एडवांस काइंड ऑफ जनरल अवेयरनेस। फाइनेंस इज ऑल्सो एडवांस काइंड ऑफ जनरल अवेयरनेस। एसएमए आपको, अगर आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा है तो आपका जो नॉलेज है आप एसएमए लिख सकते हो। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू में भी नियर अबाउट 50-60% क्वेश्चन जो करंट हैपनिंग चल रही है उसके ऊपर आते। तो ये एग्जाम में सबसे जो मेन एरिया है वो है जीए, जिसका वेटेज मैं 60 to 70% के आसपास इसको देता हूँ। प्रीलिम्स में उसका वेटेज 40% है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस में 60 to 70% वेटेज। सेकंड नंबर पे आता है इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? क्योंकि एक तो डायरेक्टली फेज़ 1 में आपको 30 मार्क्स के लिए है, यानी कि फेज़ 1 का इसका वेटेज हो गया 15%। उसके बाद फेज़ 2 में भी इंग्लिश है, जहाँ पर इसका वेटेज 33% है इंग्लिश के पेपर में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 300 में से 100 मार्क्स जो है आपका इंग्लिश के पेपर के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ईएसआई एंड डिस्क्रिप्टिव फाइनेंस। डिस्क्रिप्टिव ईएसआई डिस्क्रिप्टिव फाइनेंस यानी कि 300 में से आप देखेंगे तो 200 मार्क डिस्क्रिप्टिव पे डिपेंड है। और आपका डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है वो कौन से बेसिस पे चेक किया जाता है, आपका लिखने का लैंग्वेज कैसा है। आपका नॉलेज भले ही बहुत है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, आपका कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अच्छे लैंग्वेज में, तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड फाइनली इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी मैक्सिमम लोग इंग्लिश में देने वाले हैं। कुछ लोग देते हैं हिंदी में, अच्छे भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि मैक्सिमम लोग इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं। तो वहाँ पे भी अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपका इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ेगा। यानी कि जीए के बाद इक्वल इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का। इंग्लिश भी बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। फेज़ 1, फेज़ 2 का इंग्लिश पेपर है, ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव है, फाइनेंस का डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू है। इतना अच्छा वेटेज इंग्लिश का है, तो मैं इस ऑर्डर से आपको आपका टाइम डिवोट करना चाहिए। देन रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली 60 मार्क्स है, 30% वेटेज है। यहाँ पर फेज़ 1 में तो है ही है, इंटरव्यू में भी है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग यानी कि आप उनको अच्छी तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो लोगों का रीजनिंग अच्छा होता है वो जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं या टैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते। एंड लीस्ट वेट होता है क्वांट का, लेकिन क्वांट कुछ लोगों को मतलब डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर क्वांट का कट ऑफ नहीं निकला है तो फिर गया फिर यहाँ पे। इसलिए अगर प्राइमरी लेवल पे देखेंगे तो ईच एंड एवरी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको तो इस ऑर्डर में आपको यहाँ पर आपका टाइम का एलोकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको आइडिया बता दिया यहाँ पर।
और अभी आपको अगर कुछ स्पेसिफिक चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक का, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, ये वीडियो का स्पेसिफिकली मैं सारा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सेकंड वीडियो भी अपलोड करूँ। अभी क्या है, अभी प्रीलिम्स हो गया, तो मैंने जो 90 डेज बोला है वो सिर्फ आपको प्रीलिम्स के बारे में बोला है। तो प्रीलिम्स का पढ़ाई जब आप करेंगे तो मैंने कहा है कि आप फेज 1 का तो पढ़ाई करने ही वाले हैं, उसके बाद आप ईएसआई का भी पढ़ाई करेंगे, फुल ईएसआई एंड फुल फाइनेंस। ये क्यों करना है? क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर का जीए के क्वेश्चन देखे होंगे लास्ट ईयर के, तो वो जो जीए के क्वेश्चन थे तो स्टूडेंट कह रहे थे कि उनका लेवल ईएसआई एंड फाइनेंस के क्वेश्चन के इक्वल था। यानी कि ईएसआई का अगर आप सिलेबस देखेंगे, फाइनेंस का आप सिलेबस देखेंगे, तो आपको लगेगा यार इनडायरेक्टली ये एक एडवांस लेवल का जनरल अवेयरनेस ही है, यानी कि ये तीनों सेक्शन आपको वो 90 डेज में करने हैं। प्रीलिम्स के पहले आपका ईएसआई का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, फाइनेंस का पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रीलिम्स के पहले राइटिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं नहीं करनी है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, 28 तारीख को आपका प्रीलिम्स हो गया, अभी मई में आपके 3 दिन बचे हैं एंड जून में 25 तारीख को एग्जाम होगा फेज 2 का, तो 24 दिन, यानी कि अभी 27 दिन आपके पास है फेज 2 के लिए। इमीडिएटली 28 के दिन ही प्लान करना है, 29 से पढ़ाई चालू करनी है। मुझे पता है 90% लोग नहीं करेंगे, वो ये सारे यहाँ से यहाँ तक डेज वेस्ट करेंगे, यहाँ के आसपास रिजल्ट आएगा। तो अगर इतने 7 डेज वेस्ट किए तो गए, फिर पास होके भी कोई फायदा नहीं। इमीडिएटली पढ़ाई चालू करना है। क्या करना है? फ्रेश मैनेजमेंट 3 या 4 दिन में हो सकता है, ठीक है, 3 या 4 दिन में मुझे पता है हो सकता है। मैं 10 साल से ये प्रोसेस में हूँ, किसी को लगता है 10 दिन लेना है तो आप 10 दिन लीजिए, लेकिन ये हो सकता है 3 या 4 दिन में। मैनेजमेंट सबसे आसान होता है, आज के डेट में भी सबको 50% मार्क मिल जाएंगे विदाउट एनी स्टडी। एवरी ईयर जो सेलेक्ट लोग होते हैं उनको मैनेजमेंट में आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं। इतना ईजी है, बस पढ़ना है। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल का सिलेबस है, किसी को भी आ जाएगा। इथिक्स जो है मुझे लगता है 1 दिन है, लेकिन मैंने 2 या 3 दिन दिए उसको, ठीक है। तो पकड़िए, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके पहले आपके मैनेजमेंट इथिक्स आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 5 दिन आपको रिवीजन करनी है। किसकी रिवीजन? आपने जो पढ़ा है ईएसआई एंड फाइनेंस जो पढ़ा है ना प्रीलिम्स के पहले, उसकी रिवीजन करनी है 5 दिन में। तो ये 5 और 5 10 दिन हो गए, और 12 दिन पकड़ लीजिए। उसके बाद आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम देने हैं, 5, या अगर 5 होने के बाद किसी को और लिखना है तो आप 7 भी लिख सकते हैं। तो ये 10 दिन दिए मैंने, अगर 7 लिखना है तो 14 दिन। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आज एग्जाम दिया, ठीक है, तो दूसरे दिन आपको एनालाइज करना है एंड दूसरा पेपर का रिवीजन करना है। उसके बाद सेकंड डे रिवीजन के लिए है, थर्ड डे आपका फिर से एक पेपर होगा, ठीक है, फोर्थ डे पे आपका ब्रेक होगा, फिफ्थ डे ऐसा होगा। इसलिए अगर 5 पेपर देने तो 10 दिन में हो जाएंगे, और 7 पेपर देने तो 14 दिन में हो जाएंगे। और ये देना मतलब सिर्फ देना नहीं है, किसी से चेक करके फीडबैक लेना है, उस पर ऊपर काम करके नेक्स्ट पेपर लेना है। तो एंड फाइनल रिवीजन के लिए जितने दिन बचे, कुछ स्टूडेंट को 2 दिन बचेंगे, कुछ लोगों को 7 दिन बचेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने ये कितने दिन में ख़त्म किया है, 5 दिए या 7 दिए, उसके हिसाब से आपको फाइनल रिवीजन के टाइम बचेगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये बहुत ब्रॉड लेवल की स्ट्रैटेजी हो गई है, लेकिन इससे आपको काफ़ी एक आइडिया आ जाएगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो अभी मैंने कहा था आपको कि प्रीवियस जो सबसे स्टेप नंबर 1 था वो कैसे करना है। iExamB के वेबसाइट पे जाएंगे आप जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, आरबीआई में जाएंगे तो आपको ये 16, 17, 18, 19 और ये 21 और ये 15 का भी पेपर, यानी कि 6 पेपर है हमारे पास फेज 1 के, ठीक है, 6 पेपर। मैंने आपको कहा है कि कैसे करना है, इसका सेक्शनल कट ऑफ, उसका वीडियो अवेलेबल है यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आप देख लीजिए। उसके ये हो जाने के बाद अगर आपको और पेपर चाहिए तो आप फ्री मॉक टेस्ट में जाइए, वहाँ पे आप हमारे वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्री मॉक टेस्ट है। हमारे यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट फ्री होते हैं, 1 रुपये भी आपको देना नहीं है। वो 6 पेपर और ये 10 पेपर, 16 पेपर अवेलेबल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और बाद में आपको कोई और भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन के आपको ज्वाइन करने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इतना सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको ब्रॉड स्ट्रेटेजी बताई है। अभी हमारा जो कोर्स अवेलेबल है, अभी डिस्काउंट चल रहा है फ्लैट 40% का, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आपको ये ज्वाइन करना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ, हम प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पे कॉल करके देखिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारे जो टीचर्स है या मेंटर्स है जो आपको कोई वैल्यू एडिशन कर पाएंगे आपके इसमें, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कल से यानी कि 26 से हम रेसिडेंशियल कोर्स चालू
करने वाले हैं। ऑलरेडी वो बैच हमारा स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, अभी दिल्ली में है, मैं अभी कल दिल्ली में जाऊंगा। वहाँ पर पूरे इंडिया से ब्रिलियंट ब्रिलियंट लोग आए हैं, जो आईआईएम से पढ़े हुए हैं, जो आरबीआई में असिस्टेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर है, कोई आईआईटी का है, कोई आईआईएम का है, ऐसे काफ़ी अच्छे बच्चे वहाँ पर आने वाले हैं। उनका 4 दिन पूरा 12-12 घंटे का एकदम टाइट शेड्यूल है वहाँ पर। हम अभी उनको वहाँ पर पूरा पढ़ाएंगे। एक्चुअली ऑनलाइन तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद जो टीचर के साथ वन ऑन वन डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, और क्लासरूम में जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, कौन का हो, इंग्लिश का हो, जीए का हो, तो वो कंपटीशन आपको फील होगा और आप एक दूसरे के साथ आपका नॉलेज है, आपका इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये फेज 1 होगा हमारा, यानी कि मॉड्यूल 1। और इसमें और भी काफ़ी लोग आने वाले, तो हम अगले महीने ये फिर से करने वाले हैं रेसिडेंशियल कोर्स। और इसका मॉड्यूल 2 होगा इमीडिएटली फेज 1 होने के बाद, 3 या 4 दिन होगा, जहां पर हम एक्चुअल राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे क्लासरूम में बैठ के। एग्जाम हॉल में जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से करेंगे, तो आपको एक्चुअल एनवायरनमेंट का, कंपटीशन का पता चलेगा कैसा है। तो ये अभी ऑनलाइन कोर्स के बारे में, अगर आपको वो भी कोर्स ज्वाइन करना, अभी तो ये बैच तो हो गया पहला, दूसरा बैच है जो हम मार्च में करेंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। आपको और माइक्रो लेवल पे कौन से सब्जेक्ट का, सेक्शन का प्लान चाहिए वो मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड योर स्टडीज़।